बिंदापाल उर्सेन पाल महाविद्यालय के इस ज्ञान के मंदिर में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित के शिक्षण में जो आज का आपका टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। जिस तरीके से विज्ञान में अगर पेडिकल ना कराया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे गणित में अगर आप एलसीएम या सीएफ आपको जानकारी नहीं है तो गणित का सवाल आप क्लियर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना बहुत अनिवार्य है गणित में, चूँकि जब आप भिन्नों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, समय और कार्य लगाते हैं, साधारण ब्याज लगाते हैं या मेंसुरेशन रहता है, उसमें भी एलसीएम और एचसीएफ का प्रयोग अनिवार्य रूप से क्वेश्चन में आता रहता है। जैसे जब आप लैब में जाते हो विज्ञान के तो सामग्री को बटोरते हो, ऐसे गणित के सवाल को सॉल्व करने के लिए ये सब छोटी छोटी क्या है सामग्रियां हैं। जब ये आपका तैयार रहेगा तो अपने आप गणित का सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको 40 दिन का समय दिया है, 40 दिन में आपको गणित का क्या बना देंगे, मास्टर बना देंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आइए पहले इसका आप क्या देख लेंगे, डिफिनीशन देख लीजिए। बारी बारी से आप क्या करेंगे, इसका डिफिनीशन देखिए। डिफिनीशन क्या है एलसीएम का डिफिनीशन है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो, भाग देने पे पूर्णता क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। एलसीएम इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग देने पे, दी गई जो संख्या दिया रहेगा उससे भाग दिया जाएगा, दी गई संख्याओं से भाग देने पे पूर्णता क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए 5 और 10, इसका कह दे एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त। 5 और 10 का आप क्या करोगे, लघुत्तम निकालना है। इसका आंसर जो होता है वो बड़ा आता है, लेकिन डिफिनीशन इसका उल्टा है, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या, लेकिन आंसर इसका क्या आता है, बड़ा आता है। जैसे 5 और 10 का अगर एलसीएम निकाला जाए तो इस तरीके से आप 2 से, ये जब भी आप गुणनखंड करोगे वो अभाज्य क्रम में करोगे। मैंने अभाज्य संख्या आपको 2 से लेकर 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दिया है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। आप जब भी इसका गुणनखंड करोगे वो अभाज्य क्रम में करोगे, कभी भाज्य क्रम में नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप जो 4 से कटना है वो 2 से कट जाएगा, जो 9 से कटना है वो 3 से कट जाएगा, जो 6 से कटना है 2 और 3 कट जाएगा। तो इसलिए जब भी आप गुणनखंड करोगे वो अभाज्य क्रम में गुणनखंड करोगे। तो ये जब अभाज्य क्रम में गुणनखंड करोगे तो पहला सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो आइए 2 से देखते हैं। 2 से 5 नहीं कटेगा, आप वैसे रहने दोगे, 2 5 10। फिर आपने 5 से काटा 1 और 1, आपका 2 गुणे 5 कितना आया, 10। इसका मतलब 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। दूसरे तरीके से आप इसको और आसान तरीके से कर सकते हैं, जो बड़ी संख्या हो उसी का पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे, और जब पहाड़ा पढ़ेंगे जो छोटा वाला उससे विभाजित हो
वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा या लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। तो 10, 10 एकन्यम 10, यही आपका कट जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका एलसीएम 10 होगा। तो अभी और सवाल कराएंगे, फिर उसके बाद दूसरा जो डिफिनीशन है एलसीएम और एचसीएफ का, तो आइए देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समा अपवर्तक। महत्तम, महत्तम मतलब छोटा महत्तम। ये आपका इसमें क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में भाग देने पे पूर्णता क्या हो, विभक्त हो, उसी को क्या कहा जाता है, एचसीएफ कहा जाता है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, या इसी का एक और नाम है हाईएस्ट कॉमन डिवीजन भी कह सकते हैं। डिवीजन, डिवीजन भी इसको कह सकते हैं। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन डिवीजन भी कहा जाता है। इसमें कह रहा, उसमें क्या था, परिभाषा ध्यान से, उसमें कह रहा था वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग देने पे पूर्णता क्या हो, विभक्त हो, उसको लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। और महत्तम का क्या डिफिनीशन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में भाग देने पे क्या हो, पूर्णता विभक्त हो, उसे क्या कहा जाता है, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। डिफिनीशन के आधार पे अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर उल्टा आता है। महत्तम में कह रहा वह बड़ी से बड़ी, आंसर इसका छोटा आता है। और लघुत्तम में क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या है लेकिन आंसर उसका बड़ा आता है। ये दोनों में अंतर है। लघुत्तम में क्या रहता है, जो संख्या दिया रहता है उससे भाग दिया जाता है लघुत्तम में, मतलब दी गई संख्या से भाग देने पे पूर्णता क्या हो, विभक्त हो, उसी को क्या कहा जाता है, लघुत्तम समापवर्त। और महत्तम समापवर्त उसे कहते हैं कि जो दी गई संख्या में भाग देने पे, जैसे छोटा एग्जाम्पल 5 और 10 ही ले लीजिए, 5 और 10 का एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करोगे, छोटे से बड़े में भाग दे दोगे, छोटे से बड़े में भाग दे दोगे। इसका मतलब 5 से आप क्या करोगे, 10 में भाग दे दोगे, तो 5 दूना 10, एक बार में ही कट जा रहा है। जो भाजक, लास्ट भाजक होता है वही उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। जो लास्ट भाजक, इसका मतलब यहाँ एक ही भाजक है, वो है 5, तो इसका मासा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसका लासा कहा जाए तो 10 आ जाएगा। तो अब आपको एक एक का एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं, बड़ा क्वेश्चन अगर रहे तो किस तरीके से आप करोगे। जैसे कह दिया जाए 10, 10, 15, 20 का एलसीएम, लासा, लासा कह रहा है, तो आप लासा निकालने की 2 विधि है। कौन कौन सी विधि है, एक आपका कौन सी विधि है, भाग विधि। क्या है, भाग विधि। एलसीएम निकालने की पहली विधि क्या है, भाग विधि। दूसरा आपका क्या है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दोनों तरीके से आपको बता दे रहे हैं, भाग विधि और क्या है, गुणनखंड विधि। तो भाग विधि में क्या होता है, आपको जिस तरीके से एग्जाम्पल बताएं, जैसे इसी का है
10, 15 और 20। इसको भाग विधि से आप भाग देके जब भी करोगे इसका फैक्टर याद रखिएगा अभाज्य क्रम में फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे छोटा अभाज्य पहले क्या है? 2 है, तो आप 2 से चेक करोगे, 2 से चेक करोगे, 2 5 10। 15 नहीं कट रहा, वैसे आप रहने दीजिए, 2 दहाएं 20। फिर आप 2 से देखिए कट रहा है, 5 वैसे रहने दीजिए, 15 भी, और 2 5 10। फिर आ जाइए आप 3 से, आप देखोगे 2 के बाद किसका नंबर है? 3 का नंबर है, तो 3 से आइए, 5 नहीं कट रहा, वैसे रहने दो, 3 5 15 और 5, फिर आपका 5 से, तो ये 1 1 1। ठीक, अब इसका क्या कर लोगे? गुणनखंड कर लोगे। गुणनखंड को जो है 1 में आप मिला दीजिए। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4, 3 12 5 60। इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया? 60 हो गया। ये आपका क्या है? भाग विधि है। इस CF कितना आया? 60 आया। चलिए अब इसी सवाल को जो है मैं आपको बता रहा हूं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि क्या होती है? आइए, जैसे आपका 10 है, 10 को आप तोड़ दीजिए, किस क्रम में? अभाज्य क्रम में। अभाज्य में 2 को तोड़ेंगे, 2 गुणे 5। आइए 15 है, 15 को जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5। उसके बाद 20 को आप कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 5 20। अब कह रहा है LCM, इसमें क्या करते हैं? इसमें जो है एक बार, जैसे इसमें आप 2 है, यहां देखो एक बार है 2, फिर 2 के बाद 1 2 अभी और बच रहा, जो कॉमन रहेगा वो एक बार लिखा जाएगा, जो बचेगा उसको भी आपको लिखना है। तो 2 के बाद फिर 1 2 और बचा है, फिर क्या है? कॉमन देखिए, फिर क्या है आपका? 3 है, उसके बाद 5 है, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 60। तो LCM क्या आएगा? 60 ही आएगा, चाहे जिस विधि से लगाएंगे। लेकिन DLED में आपका अगर ये कह दे कि भाग विधि से लगाइए तो आप भाग विधि से लगाएंगे, आप ये विधि यूज करेंगे। और अगर ये कह रहा है गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से आप इसका यूज करेंगे। ये आपका क्या है? गुणनखंड विधि है। तो इस तरीके से लघुत्तम निकालने की आपकी कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। कौन कौन सा? भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो भाग विधि आप अभाज्य क्रम में उसको जो तोड़ देंगे, फिर जो गुणनखंड के रूप में आएगा सबको क्या कर देंगे? मिला देंगे, तो हो जाएगा आपका आंसर, आपका गुणनफल क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। अगर भाग विधि से कह रहा है तो भाग विधि से आपका इस तरीके से प्रयोग करोगे, लेकिन अगर गुणनखंड विधि से कह रहा तो उसका क्या करोगे? खंड कर दोगे। खंड करने के बाद में आप ध्यान दोगे जो कॉमन फैक्टर रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो शेष बच रहा है उसको बारी बारी से गुणे के रूप में लिख के सबका क्या कर लेंगे? गुणनफल कर लेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। आ गया समझ में दोस्तों? तो चलिए इसके बाद में एक आपका इस तरीके से शब्द है अपवर्त। आपका एक शब्द इसी में है अपवर्त। अपवर्त, अपवर्त क्या होता है? अपवर्त या इसी का एक और नाम है गुणज। इसी का एक और क्या नाम है? गुणज। ये जब औसत एवरेज का सवाल चलता है तो उसमें उपयोग किया जाता है। जैसे कह देगा
5 के 5 क्या लिखिए, 5 के 5 अपवर्त लिखिए, अपवर्त लिखिए, अपवर्त लिखिए। 5 के 5 अपवर्त लिखिए। इस तरीके से कहेगा 5 के 5 अपवर्त लिखिए या 5 के 5 गुणज लिखिए। दोनों तरीके से, दोनों का मान एक ही आता है। 5 के 5 अपवर्त कह दिया या 5 के 5 गुणज लीजिए। कोई भी संख्या का अपना पहला क्या गुणज होता है या पहला अपना अपवर्त होता है। 5 के 5 अपवर्त कह रहा है तो पहला आपका क्या हो जाएगा, 5। इसी का सबसे आसान ये तरीका, इसी का आप पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। 5 5 दूना 10, 5 तियाएँ 15, 5 चौक 20 और 25। ये 5 के 5 क्या हैं, अपवर्त हैं। तो जब औसत का सवाल चलता है या संख्याओं का योगफल चलता है तो उसमें पूछता है 5 के 5 अपवर्त का औसत क्या होगा। तो जब आपका अपवर्त क्लियर रहेगा तो आप आसानी से अपवर्त लिख के इसका एवरेज आप निकाल सकते हो। एवरेज कहेगा या संख्याओं का योग कहेगा तो वहाँ आपको कोई समस्या नहीं है। आप इसके क्या अपवर्त लिख दीजिए या इसी का एक और नाम है वो है गुणज। गुणज कहेगा तब भी कोई समस्या नहीं है, तब भी यही आएगा मान। तो कहेगा 5 के 5 अपवर्त लिखिए तो 5 के 5 अपवर्त का मतलब ये है 5 5 10 5 15 5 20 5 25 कह देगा। 2 के 10 10 अपवर्त लिखिए, 2 के 10 अपवर्त लिखिए। तो आप क्या करेंगे भैया, सबसे आसान तरीका है 2 का आप पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। तो 2 दूनी 4, 6 8 10 12, ये 10 नहीं कहा है, 10 अपवर्त लिखना है। तो 12 ऐसे कहाँ तक, 2 धाइम 20, 20 तक लिख देंगे। तो 1 2 3 इस तरह से गिनोगे तो आपके 10 अपवर्त आ जाएंगे। और ये आपका हुआ अपवर्त, अपवर्त या गुणज। अब इसी में एक और नाम है अपवर्तक। समझ लीजिए हर बिंदु अपवर्त, अपवर्तक, समापवर्तक, हर शब्द का अलग अलग मान है। ये नहीं सब एक है। आप जनरली वैसे देखते हैं तो कहते हैं सब मान क्या है, एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब क्या है, अलग अलग मान है। तो आइए देखते हैं अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक आपको बता दे रहे हैं। कह दे अपवर्तक, 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 अपवर्तक कह दे 10 के अपवर्तक लिखिए, 10 के अपवर्तक, अपवर्तक। इसका मतलब 10 किन किन संख्याओं से क्या है, विभक्त है। तो किसी का अपवर्तक निकालने के लिए एक उसमें रहता है। क्यों? क्योंकि एक से सभी संख्याएं कटती हैं। तो 10 के अपवर्तक क्या हैं, एक। एक के बाद 10 कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। उसके बाद कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। उसके बाद कितने से कटेगा, 10 से कटेगा। तो ये 10 के क्या हैं, अपवर्तक हैं। 10 के अपवर्तक कह दिया जाए। 18 के कौन कौन से अपवर्तक हैं, 18 के अपवर्तक, अपवर्तक। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हर शब्द अलग अलग है। अपवर्त, अपवर्तक, समापवर्तक, हर बिंदु पे ध्यान दीजिएगा। वैसे आप एलसीएम निकालते हैं या सीएफ निकालते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाता है डिफिनीशन बताइए तो बच्चे वहीं गलत कर जाते हैं। तो हर बिंदु को ध्यान दीजिएगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि एलसीएम का डिफिनीशन क्या होगा, ये सर जी हमको नहीं जानकारी है। आप बता सकते हो एलसीएम का डिफिनीशन क्या होगा या सीएफ का डिफिनीशन क्या होगा। तो 18 के अपवर्तक कह रहा,
तो अपवर्तक में पहला तो सबका अपवर्तक है, क्योंकि एक से भाग देने पे सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णतः विभक्त होती हैं। एक के बाद में दूसरा अपवर्तक क्या है, दो, दो से भी कटेगा, दो के बाद तीन से भी कटेगा, तीन के बाद चार से नहीं कटेगा, चार अपवर्तक 18 का नहीं है, क्योंकि चार से भाग देने पे पूर्णतः विभक्त नहीं होता। अपवर्तक वही होगा जो अपवर्तक से भाग देने पे संख्या में पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, पूरी तरीके से शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही उसका क्या है, अपवर्तक है। तो 18 के 3 5 आपका 4 नहीं है, 5 नहीं है, उसके बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद 7 नहीं है, 8 नहीं है, उसके बाद क्या है, 9 है, 9 के बाद क्या है, स्वयं 18 है। क्यों 18 भी है, क्योंकि 18 से अगर 18 में आप भाग दोगे तो एक बार में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। इसलिए 18 के अपवर्तक क्या क्या हैं, 1 2 3 6 9 और 18, ये आपके क्या हैं, 18 के अपवर्तक है। तो मैंने आपको बताया, अपवर्त भी बताया और अपवर्तक भी बताया, तो दोनों में अलग अलग हर बिंदु को ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि वैसे आपको लगेगा दोनों एक ही है, लेकिन एक वास्तव में है नहीं। अपवर्त का मतलब होता है उसका गुणज, और अपवर्तक का मतलब होता है वह संख्या जो संख्या दिया है उसमें भाग देने पे क्या हो, पूर्णतः कट जाए, उसी को क्या कहा जाता है, अपवर्तक कहा जाता है। अब आइए देखते हैं यह CF कैसे निकाला जाता है। तो यह CF निकालने के लिए आइए देखते हैं, जैसे आपका कह दिया 12 15 और 18 का यह CF या मासा, बात दोनों क्या है, महत्तम समापवर्तक के। समापवर्तक अभी कहें अपवर्तक लिख के और फिर सबको क्या कर दो, मिला दो, मतलब जो कॉमन है वही आप क्या कर दो, लिख दो, वही आपका महत्तम हो जाएगा। और जैसे आपका 12, अब ये भी इसका दो विधि से निकाला जाता है, ये भी आपका क्या है, भाग विधि से भी निकाल सकते हो, और भाग विधि ही सबसे बेस्ट है, और गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। तो आइए आप भाग विधि से निकालिए। आप क्या करोगे, जो संख्या इसमें छोटी है उससे बड़ी में भाग दे दीजिए। तो 12 से क्या कर दो, 15 में भाग दे दीजिए, छोटी से जो उससे बड़ी हो उसमें भाग दे दीजिए। तो 12 से 12 का निम्न 12 कितना आया, 3। अब ये क्या हो जाएगा, भाजक, और ये कहाँ चला आएगा, संख्या बन जाएगा। तो 3 चौक 12 कट गया। तो ये भागफल से यहाँ मतलब नहीं है, ये भाजक से मतलब है। इसका मतलब इसका मासा कितना हो जाएगा, मासा 3। अगर ये कह दे 12 और 15 का मासा क्या होगा, तो मासा सबसे बड़ी, ये डिफिनीशन मैंने बताया है, सबसे बड़ी 3 ही है जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर रहा है, काट रहा। 3 से बड़ा कोई ऐसी संख्या नहीं है। इसी नाते का वह बड़ी से बड़ी संख्या, 3 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इन संख्याओं को क्या करेगा, पूर्णता भेद। तो 3 से आप भाग दोगे अगर, तो देखो पूर्णता कट रहा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो पूर्णता क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, वही उसका क्या होता है, यह CF होता है। तो लेकिन अगर इसमें और 18 भी है तो क्या करोगे, इस CF से 3 से आप क्या करोगे, 18 में भाग दे दोगे। तो एक ही बार में 3 छक 18 कट जा रहा, तो इसका मतलब इसका मासा कितना हो जाएगा, मासा 3 हो जाएगा। ये है भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि। भाग विधि से क्या निकाला जा रहा है, यह CF। भाग विधि से आपका यह CF निकाला जा रहा है।
अगर इसी को गुणनखंड विधि से कह दिया जाए तो आइए वो भी दे। जैसे आप हर तरीके से समझ लीजिए, कहीं किसी भी तरीके से पूछे तो ये ना रहे आपको जानकारी नहीं है। तो आइए गुणनखंड विधि से निकालते हैं। गुणनखंड विधि से इसी सवाल को गुणनखंड विधि से 12 का आप अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का गुणनखंड करोगे अगर तो एक सब में रहता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो होगा 2 दूनी 4 तियाएँ 12 हो गया 15। आप लिख दीजिए 15 में क्या लिखोगे, इसका होगा 3 गुणे 5। उसके बाद 18 का 2 दूना 2 गुणे 3, 2 तियाएँ 6 और 6 त्रिक 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तियाएँ 6 त्रिक 18। अब कह रहा है इसका मासा, क्या कह रहा है, मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें कौन कॉमन है, ये 3 आपका क्या है, कॉमन है, इसका मतलब मासा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको एकदम बेसिक से अब आप नहीं कह सकते हो कि लघुत्तम महत्तम हमको नहीं आती है। तो इस तरीके से लघुत्तम और महत्तम निकाला जाता है, और भिन्नों का भी लघुत्तम है महत्तम है, दशमलव का लघुत्तम और महत्तम है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्नों का लासा क्या होता है, बड़ी बड़ी संख्याओं का लासा मासा क्या होता है। आज का वीडियो यहीं तक है, लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।